Hello students, how are you? Hope you are doing good. Okay, so अभी तक हमने क्या क्या देख लिया था? नेशनल इनकम का मीनिंग एंड डेफिनेशन, एंड वी हैड ऑल्सो सीन द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन अ 2 sector model, 3 sector model एंड 4 sector model. So आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? Let us see that methods to measure national income. मतलब नेशनल इनकम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके अलग अलग मेथड्स हैं. Let us see that measurement of national income can be done by 3 methods. Method number 1, production method. मतलब क्या? Whatever is produced in the geographical boundaries of our nation should be included in national income. चाहे फिर वो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज का जनरेशन हो, उसकी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके हमें जो वैल्यू मिलेगी, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. इस मेथड को हम आज डिटेल में समझने वाले हैं after a few minutes. Okay, as of now let us focus on second method, that is income method. अच्छा, नेशनल इनकम को मेजर करना है तो हम इतना जान लेंगे अगर कि देश के जितने भी सिटीजन्स हैं उन्होंने कितनी इनकम कमाई, तो अपने आप पूरे देश की इनकम मालूम पड़ जाएगी. क्योंकि नेशनल इनकम मतलब क्या? इनकम ऑफ अ नेशन. अब नेशन में कौन है जो पैसे कमा रहा है? इट कैन बी अ लैंड ओनर, इट कैन बी अ लेबरर, इट कैन बी अ कैपिटल ओनर, इट कैन बी एन एंटरप्रेन्योर. तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की इनकम कमाएंगे. उन सभी लोगों की इनकम का टोटल अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इनकम मेथड से नेशनल इनकम मिल जाएगी. इस मेथड को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं. Along with that, we will also see expenditure method. क्योंकि अगर आपको पूरे देश की इनकम जाननी है तो एक प्रोडक्शन का तरीका है, दूसरा इनकम का तरीका है. ये दोनों तरीके अगर आपको टफ लगते हैं तो आपके पास एक और मेथड है, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड. मतलब क्या कि लोगों की इनकम जाके पूछोगे तो शायद वो आपको ना बताएं, लेकिन अगर आप ये जान लो कि उन्होंने कहां कहां कितना खर्चा किया है तो वो खर्चे से भी हमें क्या मिलेगा कि उसने इतनी इनकम कमाई होगी. ओके, सो वी हैव 3 मेथड्स बेसिकली टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. 1, प्रोडक्शन मेथड, सेकंड इनकम मेथड एंड थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड. जिसमें से आज हम क्या देखने वाले हैं? प्रोडक्शन मेथड देखने वाले हैं. ऑन योर स्क्रीन, प्रोडक्शन मेथड. यस, व्हाट इज दिस? एज पर डेफिनेशन गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल. ये बंदा आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम? सम ऑफ मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर is known as national income. So सबसे पहले हमने क्या किया? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. दैट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस. ओके, इन तीनों सेक्टर्स ने मिलके जो भी प्रोडक्शन किया, इन सबका टोटल अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम मिल जाएगा. अब एक क्वेश्चन आएगा, सर एग्रीकल्चरल सेक्टर फूड ग्रेन्स बनाएगा, कैश क्रॉप्स बनाएगा, उसकी वैल्यू हम कैसे नक्की करेंगे? तो यही फूड ग्रेन्स, यही कैश क्रॉप्स मार्केट में बिकेंगे, वो एक वैल्यू पे बिकेंगे. क्या होगी वो वैल्यू? मार्केट प्राइस होगी. सो क्वांटिटी को हम मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी. ये वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी? एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. दैट इज विच वैल्यू? मॉनिटरी वैल्यू. और इसी मॉनिटरी वैल्यू को हम क्या बुलाएंगे? नेशनल इनकम बुलाएंगे. ठीक है,
आगे देखो, प्रोडक्शन इन ऑल सेक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो प्रोडक्शन किया वो क्वांटिटी में होगा, यूनिट्स में होगा। यस, यही क्वांटिटी को, यही यूनिट्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उसी की मार्केट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? नेशनल इनकम मिलेगा। ठीक है, बाय विच मेथड? प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, आइए इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। मान लो एक फार्मर है, किसी भी एक रूरल एरिया में उसकी एक जमीन है जिसपे वो काम कर रहा है, फूड ग्रेन्स को ग्रो कर रहा है। मान लो उसने खर्चा किया था 20 रुपए का। 20 रुपए के खर्चे में उसका जो आउटपुट है वो रेडी हो गया, क्रॉप जो है वो ग्रो होके फसल कट के हाथ में आ गया। यहां तक क्लियर है? 20 रुपए का फार्मर ने खर्चा किया और 30 रुपए का प्रॉफिट जोड़ के 50 रुपए में वो सामान किसको दिया? इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये कौन सा खर्चा है? रॉ मटेरियल का खर्चा है। इसी रॉ मटेरियल में इंडस्ट्रियलिस्ट ने 5 रुपए का प्रोसेसिंग का खर्चा किया और 15 रुपए का प्रॉफिट इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसमें ऐड किया। सो वैल्यू कितनी हो गई उसी गुड्स की? 70 रुपीज हो गई। ये गुड्स जो आप 70 रुपीज के हैं, 70 रुपीज के कैसे हुए? 50 रुपया इसने फार्मर को दिया था, फार्मर ने जो सामान उसको दिया उसकी वैल्यू कितनी थी? 50। इसी 50 पे 5 रुपए का इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या खर्चा किया? प्रोसेसिंग का खर्चा किया, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। और इन फिनिश गुड्स को प्रॉफिट पे बेचा। कितने प्रॉफिट पे बेचा? 15 रुपए के प्रॉफिट पे बेचा। सो इंडस्ट्रियलिस्ट ने 50 रुपए के सामान को अब कितनी वैल्यू पे पहुंचा दिया? 70 रुपीज पे पहुंचा दिया। अब यही इंडस्ट्रियलिस्ट ये 70 रुपीज सीधा कस्टमर को जाके तो बेच नहीं सकता, इसीलिए उसने क्या किया? ये 70 रुपीज एक ऐसे इंसान को दिया जो बल्क में ट्रेड करता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? होलसेलर बुलाते हैं। होलसेल ट्रेड हमने समझा है पहले। यस, सो 70 रुपीज में होलसेलर के पास यही सामान आया। होलसेलर आगे इसको मुफ्त में थोड़ी देगा, उसने अपना 30 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा और 100 रुपए में यही सामान किसको बेचा? यस, रिटेलर को बेचा, जो अलग अलग एरिया में अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं और कस्टमर के साथ सीधे कांटेक्ट में आते हैं। सो 100 रुपए का सामान होलसेलर ने रिटेलर को बेचा। अब रिटेलर ने इसमें 50 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा और 150 रुपए में यह सामान किसको बेचा? कस्टमर को बेचा। तो कस्टमर ने 150 रुपीज का पेमेंट किसको किया? रिटेलर को किया। यस और नो? पूरी चेन आपको समझ में आ गई? फाइन, नाउ अंडरस्टैंड। अब मुझे अगर नेशनल इनकम ढूंढनी है इस बेसिस पे, प्रोडक्शन मेथड के बेसिस पे, तो मैं क्या सोचूंगा? जिसने जिस लेवल पे जो जो प्रोड्यूस किया उन सभी का टोटल हम करेंगे। यस और नो? यस। सो नेशनल इनकम इज इक्वल टू व्हाट? इनकम ऑफ ऑल द पीपल विच दे हैव प्रोड्यूस्ड एट देयर लेवल। और इसीलिए फार्मर ने कितनी इनकम कमाई? 50 रुपया। इंडस्ट्रियलिस्ट ने कितनी इनकम कमाई? 70 रुपीज। होलसेलर ने कितना इनकम कमाया? 100 रुपया। रिटेलर ने कितना इनकम कमाया? 150 रुपया। और कस्टमर ने पेमेंट कितना किया? 150। मतलब कस्टमर की भी तो इनकम होगी 150। सो जो टोटल है ना 50 प्लस 70 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 150 ऑफ द कस्टमर्स, वो अपने को लिखने का। और इन सब का टोटल आपको क्या देगा? नेशनल इनकम देगा। अरे यस और नो? अबे नो, ऐसा नहीं होता। ऐसा सोचने का नहीं, बहुत गलत सोच है आपकी। ये गलत कैलकुलेशन मैंने आपको जानबूझ के बताई, क्योंकि यही नॉर्मली लोग सोच के बैठ जाते हैं। अब बात को समझो, ऐसे नहीं ढूंढते नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन मेथड कैसे ढूंढने का? यू हैव टू सी
कि उस प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू क्या है जो कस्टमर को पे करनी है, 150। सो दिस 150 इटसेल्फ इज द नेशनल इनकम। अब समझना ध्यान से, नेशनल इनकम शुड बी कैलकुलेटेड बाय ओनली सीइंग वैल्यू एडिशन एट ईच लेवल। फार्मर ने बंजर जमीन थी, उस पे 20 रुपए का खर्चा किया, सो प्रोडक्ट बाहर आया, फूड ग्रेन्स, व्हीट, सो 20 रुपया वैल्यू एडिशन हुई, यस। उसने अपना प्रॉफिट जोड़ा उसमें 30 रुपया, तो 50 रुपया वैल्यू हो गई, फाइन। अब जो 50 रुपया वैल्यू हुई है ना बेटा, वही 50 इंडस्ट्रियलिस्ट को बिका है। सो 70 रुपीज अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट का गिनते हो तो उसमें वही 50 रुपया आपने वापस गिन लिया जो फार्मर ने उसको बेचा था। आपको अब ये चेक करने का कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने कितनी वैल्यू ऐड करी, 20 रुपया। सो 50 में 20 जुड़ा तो कितनी आई वैल्यू, 70 रुपीज आई। अब वही 70 रुपीज इंडस्ट्रियलिस्ट ने होलसेलर को बेचा, तो होलसेलर का अगर आप 100 रुपया गिनते हो तो उसमें 70 रुपीज तो वही है जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने लिया था, और वो 70 रुपीज में 50 रुपीज वापस वही है जो फार्मर ने इंडस्ट्रियलिस्ट को बेचा था। तो आप एक ही चीज को बार बार काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए काउंट क्या करने का, ओनली वैल्यू एडिशन एट ईच लेवल। सो फार्मर ने 20 रुपया वैल्यू बनाया, 30 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा, गिनो। इंडस्ट्रियलिस्ट ने 20 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, गिनो। होलसेलर ने 30 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, गिनो। रिटेलर ने 50 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, गिनो। लेकिन कस्टमर की तरफ से कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, क्योंकि कस्टमर, कंज्यूमर क्या करता है, कंजम्पशन नॉट प्रोडक्शन। अपना मेथड कौन सा है बेटा, प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन मेथड में हर उस इंसान का कंट्रीब्यूशन इन एडिंग टू द वैल्यू ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, खाली वही गिनो, तो आपका आंसर क्या आएगा, द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इटसेल्फ। विश्वास नहीं बैठता, एक बार चेक करके देखते हैं। 20 फार्मर ने ग्रो किया, वो 30 फार्मर का प्रॉफिट जो था वो 20 इंडस्ट्रियलिस्ट की वैल्यू एडिशन और उसका प्रॉफिट 30 होलसेलर का प्रॉफिट 50 रिटेलर का प्रॉफिट, दैट्स इट। अब सबका टोटल करके देखो, 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 50, फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, 150। तो आपके पास दो रास्ते हैं इस मेथड से आंसर लाने के। अप्रोच नंबर 1 इज व्हाट, कैलकुलेट ओनली द मार्केट प्राइस, जो कस्टमर ने पे किया वो 150, या फिर वैल्यू एडिशन एट ईच लेवल, तब भी आपको आंसर क्या मिलेगा, 150 ही मिलेगा। सो प्रोडक्शन मेथड में डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दो अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। वन इज वैल्यू एडिशन एट ईच लेवल एंड द सेकंड इज डायरेक्टली टेक द मार्केट प्राइस ओनली ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो उससे आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा, और ये अपना सही तरीका है। दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल प्रोडक्शन मेथड ऑल्सो एज मार्केट प्राइस मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, पक्का। सो नेशनल इनकम आपका 520 नहीं है, ये 520 में आपने बहुत सारी बार एक ही चीज को गिन गिन किया था, वो बार बार नहीं गिनना है, तो ही आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 150 इज द नेशनल इनकम, नॉट 520 रुपीज। ओके, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस मेथड, कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है जब हम प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम को ढूंढते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी इज टू बी डन इन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विस, माइंस, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, कॉमर्स, एक्सेट्रा। ओ माय गॉड, दैट्स टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। हम
बेसिकली 3 सेक्टर्स में ही पूरे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को डिवाइड करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। ओके, टेक्स्ट बुक में भले ही लिखा हो कि इतने सारे सेक्टर्स में हमें क्लासिफिकेशन करना है, लेकिन जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो या तो एग्रीकल्चर में क्लब होंगे या इंडस्ट्री में या फिर सर्विस में। मेन कैटेगरी 3 ही है। ओके, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। चलिए आगे देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ ओनली फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स को बार बार कैलकुलेट करने से क्या हुआ ये हमने पहले ही देख लिया। सो हमें रॉ मटेरियल्स को नहीं शामिल करना है, उसकी वैल्यू को नहीं लेना है। सो वैल्यू अगर आएगी तो कौन सी, जो मार्केट में बिकी उसकी, और मार्केट में फाइनली जो कंज्यूमर खरीदता है वो कौन से गुड्स होते हैं बेटा, फिनिश्ड गुड्स होते हैं, बिकॉज दे आर रेडी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सो सिलेक्शन ऑफ ओनली विच गुड्स, finished goods and services are included in national income. Intermediate goods or services are not being calculated. They should not be calculated, because if they are calculated again and again तो डबल काउंटिंग के कारण से नेशनल इनकम बहुत बढ़ जाएगी, जो असल में हुई नहीं है, क्योंकि आप एक ही चीज को बार बार काउंट करोगे अगर रॉ मटेरियल को आपने शामिल किया तो। क्योंकि ये जो शर्ट मैंने पहना है वो फिनिश गुड्स है, लेकिन ये शर्ट में कॉटन कहीं फार्मर ने ग्रो किया था, उसी कॉटन की बेल्स को सेपरेट करके कापड़ बना था जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया था, उसी कापड़ को किसी ने शर्ट में कन्वर्ट किया था, इंडस्ट्रियलिस्ट 2 ने, फिर वो होलसेलर के पास आया होगा, फिर शोरूम में आया होगा और फिर मैंने इस शर्ट को खरीदा होगा। सो शर्ट की वैल्यू अगर आप ले लेते हैं तो आपको कॉटन की वैल्यू, बटन की वैल्यू, प्रोसेसिंग की वैल्यू, ये सब अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए कैलकुलेट ओनली द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ इज नॉट कंसिडर्ड बिकॉज हर सर्विसेज आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट। ये ऐसी सर्विस है जिसके बगैर हम चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, घूम नहीं सकते, अपना जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो जाएगा अगर ये सर्विसेज मिलनी बंद हो गई तो। सर ऐसा तो क्या है इन सर्विसेज में? पॉइंट नंबर 1, हाउसवाइफ जैसे ही किचन में एंटर होती है वहां के जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो हाउसवाइफ को सलाम ठोकते हैं, उसके बगैर खाना नसीब नहीं होगा। यही हाउसवाइफ बच्चों का भी ध्यान रखती है, सो बच्चों का जीवन आगे बढ़ाने के लिए आपको हाउसवाइफ की जरूरत है, जो आपके मदर अभी कर ही रहे हैं। आपको सेवा हर रोज इनकी रिसीव हो रही है, नाश्ता मिल रहा है, कपड़े इस्त्री होके आ जाते हैं, वो आपके कबर्ड में अपने आप अरेंज हो जाते हैं। यस और नो? आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपका जो भी सामान जरूरी है उसके लिए भाग दौड़ ज्यादातर मम्मी ही करती हैं। यस और नो? फिर उसके अलावा वो सारे घर का साफ सफाई देखती है, या तो खुद करते हैं या तो करवाते हैं, लेकिन आपको सारी चीज अपनी जगह पे मिल जाती है। इतनी वैल्यूएबल सर्विसेज एक फीमेल करती है अपने घर के लिए, जिसको हम हाउसवाइफ सर्विसेज बुलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सर्विसेज को खरीदने की किसी की औकात नहीं है। जब ये सर्विसेज मार्केट में बिकेंगी नहीं, उसकी कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं, तो उसको हम नेशनल इनकम में शामिल कैसे कर सकते हैं? सो सर्विसेज वैल्यूएबल हैं, इसके बगैर अपनी रूटीन एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी, लेकिन इसकी कोई मॉनिटरी वैल्यू ना होने के कारण से इसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद भी उस हाउसवाइफ को, उस होम मेकर को सुनना क्या पड़ता है कि तुम तो पूरा दिन घर में ही होती हो ना, तुम्हें और कोई काम कहां है? काम बहुत सारे हैं, अनमोल काम ये करती हैं,
और अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं, उसको हम रुपीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? और जब रुपीज में ये कन्वर्ट होगा नहीं तो नेशनल इनकम में ये आएगा नहीं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट। अब ये सेल्फ कंजम्पशन क्या होता है? मैंने खुद ने ही बनाया और मैं खुद ही इसको कंज्यूम कर गया, मतलब मैंने इसको मार्केट में बेचा नहीं, सो इट्स वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड, क्योंकि वैल्यू उन चीजों की होती है जो बिकता है, जो दिखेगा, जो रिपोर्ट होगा। मैंने ही बनाया और मैं ही उसको खा गया, किसी को बेचा नहीं, पैसा मिला नहीं, पैसों के टर्म्स में एक्सप्रेस हुआ नहीं, तो नेशनल इनकम में भी ये आया नहीं। ओके, चलो। देन देयर आर नो मार्केट्स फॉर डिफेंस एंड पुलिस सर्विसेज। मतलब डिफेंस मतलब आर्मी एंड पुलिसमैन तो आप जानते ही हैं। ओके, सिंघम, इन दोनों की सर्विसेज मुझको और आपको फ्री में मिल रही है और ये जबरदस्त सर्विसेज देते हैं। उन सर्विसेज का एक फील लेने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। शुरू नहीं की थी, बट डीजल कई हेल्प और तो तो क्या देखा आपने? डिफेंस, आर्मी एकदम जोश में थी, पुलिस वाले जोश में घूमते हैं, और ये दिन रात सुबह शाम चाहे छुट्टी अपनी हो ना हो, रेगुलर डे हो, वीकेंड हो, हॉलीडे हो, तब भी इनका काम तो चालू ही रहता है। एक है आर्मी जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करती है, वहां से किसी को अंदर आने से रोकती है, और दूसरा पुलिस जो अंदर अंदर अगर क्राइम हो रहे हैं देश के अंदर, उससे हमें बचाती है। किसी की औकात नहीं है कि किसी आर्मी वाले की सर्विस इसको खरीदें, किसी पुलिस वाले की सर्विस खरीदें। इनकी सर्विस बिकाऊ नहीं है, ये हमको और आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज ऑल्सो नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और जब इसका एक्सप्रेशन टर्म्स ऑफ मनी में आया नहीं तो इसकी भी वैल्यू नेशनल इनकम में आएगी नहीं। सो दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 6, व्हेन ओनर इज रिसाइडिंग इन हिज ओन हाउस वी अज्यूम, सोचो, खाली ऐसा सोचना है, अज्यूम करना है, दैट इफ सच हाउस वाज गिवन ऑन रेंट, तो कितना रेंट मिलता? देन सच रेंट इज नोन एज व्हाट? इंप्यूटेड रेंट। एक्चुअल रेंट नहीं है, इंप्यूटेड है। हमने खाली सोचा है कि मेरे घर में अभी जो मैं रह रहा हूं, अगर ये घर में भाड़े पे चढ़ा देता तो मुझे कितना रेंट मिलता, उस रेंट को मैंने क्या बोला? इंप्यूटेड रेंट। तो वो मेरी इनकम होती, तो उसकी वैल्यू हमें कंसीडर करनी चाहिए इन कैलकुलेटिंग national income, because if I am residing in my house I am not paying rent to anybody else। मेरा तो वो खर्चा बच रहा है। खर्चा बचाना या इनकम कमाना एक ही बात होता है, इसीलिए इस वैल्यू को हमें नेशनल इनकम में गिनना चाहिए as far as production method is taken into consideration। क्योंकि ये घर हमने बनाया है, प्रोड्यूस किया है, और उस घर में हमारे रहने से हमारा रेंट का खर्चा बच रहा है, और इस घर की वैल्यू भी एक्सप्रेस्ड है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको हम गिन पाएंगे
और हमें गिनना चाहिए भी। ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 7, डबल काउंटिंग शुड बी रिमूव्ड फॉर अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम फॉर विच वी हैव 2 रेमेडीज। ऑलरेडी आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके। कौन सी रेमेडी थी डबल काउंटिंग को हटाने के लिए? पहला, सीधा मार्केट वैल्यू गिनो, मार्केट प्राइस पे गुड्स को एक्सप्रेस करो, और दूसरा वैल्यू एडिशन गिनो एट ईच लेवल, तो वही चीज वापस आएगी, काउंट वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स ओनली एट मार्केट प्राइस। और सेकंड, वैल्यू एडेड मेथड को अपनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हमने डेफिनेशन समझा था तभी इसको इंक्लूड कर लिया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर डिडक्टेड फ्रॉम and subsidies given by government are added to national income to find what? National product. सर ये कुछ समझ में नहीं आया, let us understand this. सबसे पहले लैंड को आप क्या देते हैं? रेंट। लेबर को क्या देते हैं? वेजेस। कैपिटल को क्या देते हैं? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्या कमाता है? प्रॉफिट। ये तो हमें पहले से मालूम है। अब इसमें रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट, ये तीनों का अगर हम टोटल कर लें तो क्या मिलेगा? कॉस्ट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट गिव्स यू व्हाट? सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस इटसेल्फ इज व्हाट? योर नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन ये मार्केट प्राइस नहीं है। मार्केट प्राइस ढूंढने के लिए हमें इन गुड्स को मार्केट में लेके जाना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। बेचने से पहले इसमें सरकार बीच में आएगी, जो क्या ऐड करेगी? इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करेगी। और कभी कभी सरकार मदद भी कर देती है बाय गिविंग यू द सब्सिडीज। सब्सिडीज मतलब रिडक्शन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। सरकार की तरफ से इतनी रियायत दी जाएगी आपको टैक्स कम पे करना होगा। तो जितने अमाउंट से टैक्स में कमी होगी, कौन से टैक्स में? इनडायरेक्ट टैक्स में कमी होगी, उतना आपका सब्सिडीज गिनाया जाएगा। ओके, सो सेलिंग प्राइस में आप क्या जोड़ेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस, और माइनस क्या करेंगे? सब्सिडीज। तो आपको क्या मिलेगा? मार्केट प्राइस मिलेगा, जिसको हम क्या बुलाते हैं? नेशनल इनकम बुलाते हैं। ओके, समझ में आ गया? नेशनल प्रोडक्ट मतलब रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और नेशनल इनकम मतलब ये चार तो हैं ही, उसमें ऐड क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस, और माइनस क्या होगा? सब्सिडीज। तो आपको क्या मिलेगा? मार्केट प्राइस, दैट इज नथिंग बट नेशनल इनकम। अब पॉइंट नंबर 8 वापस पढ़ो, क्या लिखा है? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर डिडक्टेड फ्रॉम एंड सब्सिडीज गिवन बाय गवर्नमेंट आर एडेड टू व्हाट? नेशनल इनकम। क्या ढूंढने के लिए? नेशनल प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए। मतलब क्या? इस पूरे टेबल का उल्टा जो हम देखेंगे अभी, मार्केट प्राइस से शुरू हुआ, अब रिवर्स ऑर्डर में जाओ तो सब्सिडीज क्या होंगी? ऐड होंगी, और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे? माइनस होंगे। तो वही तो लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर डिडक्टेड एंड सब्सिडीज आर एडेड टू व्हाट? नेशनल इनकम। क्या ढूंढने के लिए? नेशनल प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए, विच इज नथिंग बट योर सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कैसे मिलता है हमको मालूम है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट मतलब क्या? रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट। ओके, सो हमें ये देखना है कि लोगों के पास कितनी इनकम गई आउट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एंड दैट इज नथिंग बट रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को हम शामिल नहीं करेंगे व्हेन वी गो फॉर प्रोडक्शन मेथड, क्योंकि हमें ढूंढना क्या है? नेशनल प्रोडक्ट। एज पर विच मेथड? प्रोडक्शन मेथड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रीसेल मतलब क्या? एक बार फिर से सेल। री एंड सेल मतलब एक बार सेल हो चुका था इन प्रीवियस ईयर्स, और अब ये वापस सेल हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? रीसेल। मतलब क्या? सेकंड हैंड गुड्स, है ना? तो आपने गाना सुना होगा, नहीं चाहिए तेरी सेकंड हैंड जवानी। मतलब सेकंड हैंड ट्रांजैक्शंस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे? क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस
उस साल की नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे जब पहली बार ट्रांजैक्शन हुआ होगा। तो वापस ये साल में उसको गिनने का नहीं। पढ़ो पॉइंट नंबर 9, रीसेल ऑफ गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज व्हेन द गुड्स वेर सोल्ड फॉर फर्स्ट टाइम इट वॉज काउंटेड इन नेशनल इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। तो अब वही गुड्स जो एक बार किसी कंज्यूमर को बिक चुके थे, उस कंज्यूमर ने वापस इन गुड्स को किसी और को बेचा किसी और साल में, तो वापस नेशनल इनकम में गिनने का नहीं, क्योंकि वी विल इंक्लूड ओनली दोस ट्रांजैक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम। सेलर एंड कंज्यूमर का ट्रांजैक्शन हम गिनेंगे। एक कंज्यूमर ने किसी दूसरे कंज्यूमर को बेचा, उसको गिनने का नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उस साल में गिन चुके हैं जब पहली बार कंज्यूमर ने कंपनी से सामान खरीदा था। सो अगर ये साल में हम अगर इसको इंक्लूड करेंगे तो वापस क्या होगा, डबल काउंटिंग होगा, जो हम चाहते नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 10, डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल फैक्टर शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम नेशनल प्रोडक्ट। अब बात को समझो, मैंने जो भी सामान बनाया, उस सामान बनाने का एक प्रोसेस था जो किसी मशीन से हुआ था। कोई डेप्रिशिएबल असेट्स थे मेरी कंपनी में जो मैंने इस्तेमाल करके गुड्स बनाए, वैल्यू जनरेट करी। अज्यूम करो कि 1 करोड़ रुपए के मैंने गुड्स बनाए। अब इन गुड्स को बनाने के लिए मैंने 50 लाख रुपए की मशीनरी का इस्तेमाल किया था। इस 50 लाख रुपए की मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मशीन जैसे यूज होगी या टाइम जैसे पास होगा, इस मशीन की वैल्यू कम होगी। कितने की मशीन थी? 50 लाख की। 10% डेप्रिसिएशन 5 लाख हुआ। कितने के गुड्स बने थे? 1 करोड़ के। 1 करोड़ के गुड्स बने, वैल्यू बढ़ी, लेकिन इस 1 करोड़ के सामने मेरी मशीन जो यूज हुई उसकी वैल्यू 5 लाख से कम हो गई। तो अल्टीमेटली पूरे देश में वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 1 करोड़ माइनस 5 लाख, दैट इज 95 लाख रुपीस। सो 95 लाख इज अवर एक्चुअल नेशनल प्रोडक्ट। क्योंकि आप खाली वैल्यू बढ़ी ये मत गिनो, आप जो वैल्यू कम हुई इस वैल्यू को बढ़ाने के लिए वो भी तो इंक्लूड करो। सो 1 करोड़ से गुड्स बने, वैल्यू बढ़ी, वेरी गुड, लेकिन उन्हीं गुड्स को बनाने के लिए जो मशीन की वैल्यू कम हुई उसको भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो हमें असल में मालूम पड़ेगा कि कितना नेट वैल्यू एडिशन हुआ है मेरी कंट्री में ये साल। ओके, सो डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल कैपिटल फैक्टर्स शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्सपोर्ट वैल्यू इज एडेड, क्योंकि ये वो सामान है जो हमने बनाया इस कंट्री में ही है, बेचा भले ही बाहर हो लेकिन है तो प्रोडक्शन मेरी ही कंट्री का। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अगर हमने कुछ किया है तो उसकी वैल्यू यहां ऐड होनी चाहिए, बिकॉज ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर मेड इन इंडिया। सो एज पर प्रोडक्शन मेथड दे शुड बी इंक्लूडेड। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 12, स्मगल्ड और इलीगल गुड्स इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब एक क्वेश्चन आएगा, स्मगलिंग का क्या मतलब होता है? स्मगलिंग का ये मतलब होता है कि आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आप कोई ऐसा सामान लेके आ रहे हो जो आपकी गवर्नमेंट ने मना किया है। मतलब आप ऐसा सामान लेके क्यों आए? क्योंकि इस सामान की आपके सिटीजन्स के अंदर डिमांड है, आपको ये सामान बेचना है। ओपियम है, ड्रग्स हैं, गोल्ड है, कई सारी जगह पे इलीगली इन चीजों को अंदर लाया जाता है गवर्नमेंट को बताए बगैर, या तो उसमें टैक्स की चोरी करनी होती है इसीलिए लोग स्मगलिंग करते हैं, या तो पूरे के पूरे गुड्स ही इलीगल होते हैं
जिन्हें जबरदस्ती एक कंट्री के अंदर लाकर उन्हें बेचकर बहुत सारे रुपये कमाए जाते हैं। अलग अलग तरीके लोगों ने अपना लिए हैं फॉर स्मगलिंग एक्टिविटीज। ऐसे ही कुछ तरीके हम देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। दुनिया के सबसे शातिर स्मगलिंग के तरीके है डिस्गाइज्ड एज कोकोनट। हमारे भारत में नारियल का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है तथा हमारे यहाँ नारियल को काफी महत्व भी दिया जाता है। ऐसे में हम सोच भी नहीं सकते कि नारियल का इस्तेमाल किसी ड्रग स्मगलिंग के लिए भी किया जा सकता हो। टेक्सास, अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पे कस्टम अधिकारियों ने नारियल के अंदर कुछ ऐसा ढूंढा जो बिल्कुल भी अनइमेजिनेबल था। स्मगलर्स नारियल के अंदर मरिजुआना, इस प्रतिबंधित नशीले पदार्थ को ले जा रहे थे। कस्टम अधिकारियों को बताया गया था कि ये नारियल व्यापार करने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन पूरी छानबीन के बाद ही इसमें ड्रग होने का खुलासा हो सका। इस कार्यवाही में 1432 पाउंड ड्रग को बरामद किया गया। ड्रग्स इन एब्डोमेन। कुछ लोगों पे पैसा कमाने का ऐसा जुनून सवार होता है कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। पैसे के आगे जान से खेलना मानो उनका शौक सा बन गया होता है। एक नाइजीरियन व्यक्ति भी कुछ ऐसे ही जुनून से सवार होगा। यूके के एयरपोर्ट पे एक रूटीन चेकअप के लिए मैथ्यू एटेयू इस नाइजीरियन व्यक्ति को रोका गया तो वो काफी नर्वस दिखाई दिया, इसीलिए उसकी अच्छी तरह से जांच की गई, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार अधिकारियों ने उसका एक्सरे करने की सोची। एक्सरे में दिखाई दिया कि उसके शरीर में कैप्सूल्स हैं जिसमें ढेर सारा कोकीन भरा हुआ था। 1.2 किलोग्राम के इस कोकीन के पैकेट में एक भी पैकेट फटा तो शायद इस इंसान की मौत भी हो सकती थी। इतने ज्यादा जोखिम के बावजूद पैसों के लिए इसने ये काम किया और पकड़ा गया। डिस्गाइज्ड एज कैरेट्स। ड्रग स्मगलिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो ड्रग स्मगल करने के लिए अक्सर अलग अलग और क्रिएटिव तरीके अपनाते हैं। अब यही देखिए ना, यूएस बॉर्डर पे एक ऐसी गाड़ी को पकड़ा गया जिन्होंने गाजर के अंदर मरिजुआना छिपा रखा था। हालांकि ये गाजर नकली थे, लेकिन असली जैसे दिखने वाले इन गाजरों के अंदर मरिजुआना भरा गया और इन गाजरों को असली गाजरों के नीचे छिपाया गया। लेकिन कस्टम अधिकारियों की तेजी के चलते स्मगलर्स के इरादे ध्वस्त हो गए और अब ये लोग इसके बाद जेल की चक्की पीसते नजर आएंगे। एक्सकवेटर स्मगलिंग। अगर आप सोचते हैं कि स्मगलर्स स्मगलिंग करने के लिए सबसे तेज वाहनों का ही इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ये सोच गलत साबित होने वाली है दोस्त, क्योंकि ह्यूस्टन की पुलिस ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे सबकी आंखें धरी की धरी रह गई। स्मगलर्स ने एक्सकवेटर के अंदर बड़ी सफाई से ड्रग्स के पैकेट्स को छिपाया था। रूटीन चेकअप के दौरान पुलिस को शक हुआ कि इस एक्सकवेटर के अंदर कुछ न कुछ गलत जरूर है, इसीलिए इन्होंने इस एक्सकवेटर को चेक करने के लिए फायर फाइटर को बुलाया। इन्होंने एक्सकवेटर के पार्ट्स को कट कर इसके अंदर से मरिजुआना से भरे 60 बंडल को निकाला। इस ड्रग की कीमत आकी गई $7 लाख। सुन के ही ताजुब होता है कि पुलिस ने इसका पता कैसे लगाया होगा। गोल्ड इन विग। अक्सर लोग कस्टम अधिकारियों को चकमा देने के लिए स्मगलिंग के ऐसे ऐसे तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस भी अब काफी शातिर हो गई है दोस्त। शारजहां दुबई से निकले केरला को रवाना हुए एक स्मगलर को पुलिस ने बड़ी चालाकी से पकड़ा। कोचीन एयरपोर्ट पे दिखे इस भारतीय युवक की हलचल पुलिस को संदेहपूर्ण लगी, इसीलिए पुलिस ने इस युवक से छानबीन की तो पता चला कि ये लड़का तो दुबई से 1.13 केजी का सोना अपनी बालों की विग में छिपाकर भारत ले जा रहा था। इसने अपने सिर के ऊपर के बाल शेव कराकर वहाँ पे सोने के बिस्किट रखे, फिर उसके ऊपर विग पहन ली। ये तरीका देख सब हैरान ही रह गए। हिडन बॉटल ऑफ अल्कोहल। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ के कानून से हर नागरिक डरता है, शायद इसीलिए वहाँ जुर्म बाकियों की तुलना में कम होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि सऊदी में शराब पर सख्त पाबंदी है। यहाँ शराब बेचना, खरीदना या इसका निर्माण करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस कानून के उल्लंघन पे सीधा मौत की सजा सुनाई जाती है। 2016 में एक शख्स बहरीन से सऊदी पहुंचा। इस इंसान की अजीब चाल पर पुलिस का ध्यान गया। उसके कुर्ते को अच्छी तरह से जांचा गया तो पता चला कि इस इंसान ने टेप से अपने पैर और शरीर पर दारू की बोतलें चिपका रखी थी। मूल से सऊदीवासी ये इंसान बहरीन से दारू लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे गिरफ्तार कर लिया गया। टनल स्मगलिंग। यूएस मैक्सिको बॉर्डर हमेशा से ही ड्रग स्मगलर्स के निशाने पे रहा है। सिर्फ ड्रग स्मगल करने के लिए मैक्सिको से यूएस के लिए अंडरग्राउंड टनल बना दे तो इसके क्या कहने। यूएस बॉर्डर पे 4309 फीट लंबी टनल खोदी गई। इस टनल के अंदर लिफ्ट, रेल ट्रैक, ड्रेनेज, हवा आने जाने का सिस्टम और हाई वोल्टेज तारे भी शामिल थी। इस तरह के टनल बनाने के लिए इंजीनियर्स, लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स और भी लोगों का इस्तेमाल जरूर किया गया होगा। इस मामले में किसी भी तरह का ड्रग बरामद नहीं किया जा सका तथा किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया। यूएस कस्टम अधिकारियों के हिसाब से टनल कितने सालों से बनी है और यहाँ से कितना ड्रग देश में पहुंचा होगा इसका कोई अंदाजा नहीं। स्मगलिंग में पैसे बहुत हैं, तरीके सारे इलीगल हैं। अब ऐसा कोई स्मगल्ड गुड्स, इलीगल गुड्स, क्या आप गवर्नमेंट को जाके रिपोर्ट करोगे कि मैंने इतना स्मगलिंग किया है, ये मेरी 5 करोड़ की इनकम, इस पे इतना टैक्स, ये लो? नहीं, वो आपको ही ले जाएंगे। और इसीलिए ऐसी इनकम कहीं पे रिपोर्ट ही नहीं होती तो उसका नेशनल इनकम में शामिल होना पॉसिबल ही नहीं है। सो इट इज
not considered for calculation of national income. Common sense. Okay, understood? So points तो सारे हो गए. अब इन पॉइंट्स को लर्न कैसे करना है? प्रोडक्शन मेथड के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमने अभी तक देखे, काफी सारे पॉइंट्स थे. सो उसके लिए एक शॉर्टकट आपकी स्क्रीन पे क्या बोलने का? हाय दीदी, टेक मी फॉर अ राइड टू माय SSSC एग्जाम्स. एक बार फिर से, हाय दीदी, टेक मी फॉर अ राइड. हाय दीदी तेरा देवर दीवाना. पूरा नहीं गाने का. हाय दीदी, टेक मी फॉर अ राइड. काय के लिए? तुमको राइड चाहिए क्योंकि आपका SSSC का एग्जाम है. SSC नहीं बोलने का, SSSC. ओके, वैसे भी एग्जाम पोस्टपोन हुआ है और 10th स्टैंडर्ड को तो मास प्रमोशन मिल भी गया है CBSE में. ठीक है, चलिए. सो हाय दीदी, टेक अ राइड for my SSSC exams. Clear? So H for housewife services, I for imputed rent, D for double counting, D for defense, R for resale, I for indirect taxes and subsidies, D for deduct depreciation, E for export value is added, S for smuggled or illegal goods, S for self consumption, S for selection of goods and services, and C for classification of economy in different sectors. ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं प्रोडक्शन मेथड के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. कैसे लर्न करने का? हाय दीदी, टेक मी फॉर अ राइड फॉर माय SSSC एग्जाम्स. सो हाय दीदी, राइड SSSC एग्जाम्स. ओके, H for housewife, I for imputed rent, D for double counting, D for defense, R for resale, I for indirect taxes and subsidies, D for deduct depreciation, E for export value is added, S for smuggled or illegal goods, S for self consumption, again S for selection of goods and services, and C for classification of economy in different sectors. Okay, तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके, बाय.